आईएएस, डॉक्टर और इंजीनियर हमारे समाज को छात्रवृत्ति देके और बनवाएंगे। और मैं उस दिन इस पूर्वी राजस्थान से आपसे गारंटी लेता हूं, क्योंकि इस राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रवास समाज के नाते मैं करता हूं। मैं गारंटी लेता हूं जयपुर से लेके और इस पूर्वी राजस्थान में पहला जिला जो भी पड़ेगा वहां तक जेसीबी लगाकर आपका फूल मालाओं से स्वागत ये प्रजापत समाज करेगा। बहुत बढ़िया। हम सब ये समितियां कार्यक्रम करते हैं। मैं अंत में सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि आप ये श्रीयादे जयंती मनाते हैं, आप प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं, लेकिन ये प्रतिभा सम्मान समारोह को एक दिन तक सीमित मत रखिए। आपने छात्रावास बनाया है। मेरा हर मन से एक अनुरोध होता है कि आप एक लाइब्रेरी का निर्माण प्रत्येक पंचायत समिति या पंचायत के अंदर करवा दीजिए, क्योंकि जिस दिन लाइब्रेरी बन जाएगी उस दिन प्रतिभाओं के गिनने का टाइम आपसे निकल जाएगा। क्योंकि हमारी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी है, जो बच्चियां घर में नहीं पढ़ पाती, जो बच्चे घर में नहीं पढ़ पाते, उनको पढ़ने के लिए उचित स्थान मिल जाएगा। लाइब्रेरी बनाने में बहुत बड़ा खर्चा नहीं आता, 10 लाख 20 लाख नहीं लगते, 2.5 या 3 लाख लगते हैं। और भामाशाहों की कमी नहीं है। आज ये छात्रावास है तो इसमें भी एक लाइब्रेरी का निर्माण कर दीजिए। और मैं इस समिति के समस्त पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं, प्रत्येक मन से निवेदन करता हूं कि एक लाइब्रेरी आप, अरे भैया रुक जाओ 2 मिनट, एक लाइब्रेरी का निर्माण प्रत्येक पंचायत समिति में कर दीजिए। इससे बड़ा हवन, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा कोई आपका दान नहीं हो सकता। मेरा इस समाज के समस्त भामाशाहों से अनुरोध, हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करता हूं, आप आज माननीय मंत्री जी को सुनिएगा। मैंने इससे भी कम बोलना चाह रहा था, ज्यादा हो गया। आप आज माननीय मंत्री जी को सुनिएगा, क्योंकि मैं तो फिर आ जाऊंगा, मंत्री जी का टाइम बहुत शेड्यूल होता है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, जो अंदर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, वो एक बार व्यवस्थित तरीके से कुर्सियों पे बैठ जाइएगा। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, आप सबका इतने मान और सम्मान के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो आपने मेरे बीजेपी कार्यालय में जाने पे जो मैंने आग्रह किया था कि मंत्री जी का स्वागत ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो आज बृजमोहन जी मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात को रखा। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। एक मिनट मदन जी प्रजापति जी का बहुत बहुत आभार कि इन्होंने प्रोटोकॉल मेरे को वापस दे दिया कि मुझे बोलने का मौका। अगर ये पहले बोलते तो इस बात की इनको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये मैं कहना चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को 13 तारीख को आमने सामने की बैठक के अंदर मैं पत्र, जो इतनी नहीं, आपकी जितनी समस्याएं जो मेरे सामने 2 साल में आई, सबके हल के लिए दिया है। और वो हम प्रचारित नहीं कर सकते, सरकार के हिस्सा है। जिस दिन वो होगी वो उस दिन आपके सामने आ जाएगी सारी की सारी। मेरा ये कहना है कि हम कुछ नियमों में बंधे होते हैं, हम मंच से डिमांड नहीं कर सकते, हम तो काम करने में विश्वास। मैं इतनी सी बात जरूर कहूँगा कि हम लगातार, माननीय जोराराम जी भी साक्षी है, इनसे डिस्कस किया था और उसके बाद में मैं दे के आया हूँ। मेरा कहना है कि मानना मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम आपका, आपके इस सेवक ने कर दिया है। आगे भी मनवाने की भी हिम्मत रखते हैं और मनवाएंगे भी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। आगे श्रीमान मदन जी प्रजापत, प्रवक्ता भाजपा, और माननीय मंत्री महोदय से मेरी भी एक पीड़ा है। मैं पूर्वी राजस्थान की ओर से आपको मेरी पीड़ा भी इस मंच के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। देखिए, हमें कांग्रेस सरकार में हमको भी काम करने का मौका दिया। आदरणीय सुरेंद्र लामा जी ने, मैंने, ठेकेदार जी ने, सब लोगों ने मिलकर के पूर्वी राजस्थान में ले दे करके 10-20 हमारे प्रजापति यहाँ बढ़िया पदों पर नौकरी करते हैं। और हमने कांग्रेस सरकार में उनकी कैसे भी हमने सेवा करके, हमारे नेताओं के पैर पकड़ करके, जैसे भी हम पे मेहनत हुई, उन लोगों को यहाँ लेकर के आए। लेकिन अब वर्तमान में हमारे यहाँ पूर्वी राजस्थान में कोई सुनने वाला नहीं है। उनका ले दे करके एक एक का ट्रांसफर यहाँ से कराया जा रहा है मेरे समाज के लोगों का। मुझे बड़ा पीड़ा हो रही है। हमारे ले दे करके 2 लोग, आप, मुझे विश्वास है और मैं मानता हूँ आप लोगों को, आप संगठन में आप बैठे हैं, सरकार में मंत्री महोदय बैठे हैं, ले दे करके हम पूर्वी राजस्थान से 2-4 लोगों का नाम आपको देंगे। अगर उन लोगों को, कम से कम आप नए लोगों को नहीं
नहीं ला सकते हो तो मेरे पुराने लोगों को तो हमारी एक पीढ़ा है, उनको यथास्थान वही रहने दो और उनको काम करने दो, मौका मिलने। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं मन से, दोनों लोगों से, मदन जी प्रजापत भाजपा प्रवक्ता और आदरणीय कैबिनेट मंत्री जोराराम जी से, हम तो हमारे पास में तो केवल एक दोनों ही शक्ति है आप, क्योंकि लामा साहब ने, हमने तो मेहनत करके बहुत, मैं मदन जी से तो मैं विशेष आग्रह करूंगा, आपके युवा साथी आप सबके साथ तैयार है और कैबिनेट मंत्री हमारे तन मन से हमारे साथ है। और मैं आशा और उम्मीद के साथ में पूर्वी राजस्थान की ओर से ये बात कहूंगा, आप सब लोग इसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारे लोग यही रहने चाहिए। अगर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूं जोराराम कुमावत जी, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, अपनी उद्बोधन में अपनी बात रखेंगे। मंत्री महोदय आमंत्रित है। सब ताली बजाओ एक बार। मंत्री जी का तालियों के साथ स्वागत। जोराराम कुमावत जिंदाबाद, जोराराम कुमावत जिंदाबाद, जोराराम कुमावत जिंदाबाद, जोराराम कुमावत जिंदाबाद। मेरी जय मत बोलो, भारत माता की। मेरी जय बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। भारत माता की बोलोगे तो भारत माता मजबूत होगी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे मातरम। आज गंगापुर की इस पवित्र धरती पर श्री श्रीयादेव माता जयंती समारोह एवं प्रतिभावान सम्मान समारोह में हमारे बीच में मंच पर विराजमान माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष सम्मान्य प्रहलाद राय जी टाट साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मदन जी प्रजापत, कुमार महासभा के प्रदेशाध्यक्ष आरसी कुमावत जी, पीसीसी सचिव सुरेंद्र जी लांबा जी, शिवरतन अग्रवाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सुशील दीक्षित जी, इस संस्था के अध्यक्ष ब्रजमोहन प्रजापत जी, अमर सिंह जी, रामेश्वर जी प्रजापत पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष करौली, रामफुल जी, सुरेश जी, मिश्रीलाल जी, रोहिता जी, मंगल सेन जी प्रजापत जी और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, एसडीओ साहब, डिप्टी साहब, सभी अधिकारीगण, समाज के मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, इस संस्था के अध्यक्ष ब्रजमोहन जी और उनकी पूरी टीम, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं ब्रजमोहन जी और इनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये पूरी राजस्थान में गंगापुर सिटी में ये जो प्रजापति समाज का इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा, जिसमें कई प्रतिभाओं को, विद्यार्थियों को भी सम्मान करने का कार्यक्रम रखा, भामाशाहों को सम्मान करने का कार्यक्रम भी रखा, बुजुर्गों को जो हमारे समाज का सफल तरीके से संचालन कर रहे हैं उनको भी सम्मान किया। और यहाँ मंच पर विभिन्न क्षेत्रों से आई प्रतिभाएं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से हो, शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था से आई हुई प्रतिभा है, उन सब का सम्मान करने का कार्यक्रम किया। निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, बहुत जोशीले लोग हैं और युवा टीम में बहुत ही जोश है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, जोश के साथ में होश रखने की जरूरत है। तो आप खाली जोश में रहोगे और होश नहीं रहेगा तो दिशाहीन हो जाओगे। भाई अपना कोई कार्यक्रम है, कार्यक्रम करने से पहले कार्यक्रम की रूपरेखा बनाइए, उनकी सारी डिटेल बनाइए, कौन कौन अतिथि आएगा, मंच पे कौन बैठेगा, उसका सम्मान कौन कौन पदाधिकारी करेंगे और
किन किन बच्चों को ला करके यहाँ सम्मानित करना है, ये सारी की सारी पूरा प्रोग्राम है ना, पढ़े लिखे लोग हो तो आप लोग है ना पूरी प्लानिंग करके करना चाहिए। ऐसे अंधाधुन कार्यक्रम जोश में ये भी करोगे तो जोश के कार्यक्रम में है ना उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगला कोई भी कार्यक्रम करे तो जोश के साथ में होश वालों को भी जोड़े, जो होश में रह करके प्लानिंग करते हैं उनको भी जोड़े और वो कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करे, जिससे आगे आने वाले समय में उसका रिजल्ट भी निकले, समाज को उसका है ना रिजल्ट भी मिले। दूसरा अभी जैसे बहुत सारे विषय सारे वक्ताओं ने बताए, शासन व्यवस्था में हमारी भागीदारी कम है, प्रशासन व्यवस्था में भागीदारी कम है, प्राइवेट सेक्टर में हमारी भागीदारी कम है। निश्चित रूप से शिक्षा की कमी रही, इस कारण से हमारी भागीदारी कम रही है और ये चिंता का विषय भी है और आगे हमारे सामने चुनौतियाँ भी है। भाई चिंता का विषय इसलिए है कि पहले हम लोगों ने शिक्षा के प्रति हमारे समाज में जागरूकता नहीं रखी, हम लोगों ने शिक्षा को महत्व नहीं दिया। हम जिस काम को कर रहे थे अलग अलग क्षेत्रों में, राजस्थान भर में अलग अलग काम करते हैं हमारे समाज के लोग। कई जगह खेती का काम करते हैं, कृषि के काम करते हैं, कई जगह मिट्टी से मूर्तियाँ ईंट भट्टे बनाने का काम करते हैं, मटके बनाने का काम करते हैं, कई जगह मूर्तिकार के काम करते हैं, कई जगह कारीगरी का काम करते हैं, कई जगह ठेकेदारी का काम करते हैं। तो ये सारे जो काम हैं इनमें पहले शिक्षा की जरूरत कम पड़ती थी। इस कारण से हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने शिक्षा की तरफ कम ध्यान दिया। इस कारण से अभी जो नया जमाना है उसका हम जैसे पूरी तरह से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। अभी जमाना बदल गया है भाई, अभी पूरा जमाना बदल रहा है, युग बदल रहा है। आईटी का जमाना है, मोबाइल का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, गूगल का ज़माना है और आईटी के साथ साथ में अभी एआई भी आ रही है। तो ये ज़माना बहुत ही अलग तरह का ज़माना आने वाला है। ये हमारे सामने चुनौतियाँ है। पहले हमने ध्यान नहीं दिया इसलिए हम लोग पीछे रहे। अब यदि हम चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे और ज़माने के साथ नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से अब हम ज़माने के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से विशेष रूप से आग्रह और निवेदन है कि भाई ज़माने के साथ में चलने के लिए हमें अपने और बच्चों और बच्चियों को उच्च शिक्षा दिलाने की ज़रूरत है। भाई सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, छात्रावास अपने बच्चों के रहने के लिए आपको खोलो, लेकिन सरकार की तरफ से पढ़ने के लिए इतनी व्यवस्था कर रखी है कि गांव-गांव में ढाणी में स्कूलें खोल रखी है। हर उपखंड के ऊपर कॉलेज खोल रखे हैं, मेडिकल कॉलेज जिला स्तर पे खोल रखे हैं। तो कॉलेजों की और भौतिक शिक्षा की व्यवस्था में सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। अब जो लोग पढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। यदि अपने बच्चों और बच्चियों को हम लोग नहीं पढ़ाएंगे और पहले के डरे पर चलेंगे तो हम आगे आने वाले समय का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और हमारा समाज और भी पिछड़ता जाएगा। इसलिए नंबर एक तो यहाँ पर विराजमान सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि अपने बच्चों और बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए, उच्च शिक्षा दिलाए, सरकार की सुविधाओं का भी लाभ ले। और समाज के उस वर्ग से मेरा निवेदन है जिनके पास में आर्थिक संपन्नता है, उनसे मेरा ये निवेदन है कि आप लोग है ना अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य, जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो तो कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बना सकते हैं और साथ ही साथ में अपने से कमज़ोर वर्ग के हैं
उनको थोड़ी बहुत मदद करके, उनकी सहायता करके भी आप लोग हैं उनकी भी मदद करके उनको भी आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये चीज़ें देखो करने की जरूरत है। दूसरी ये जो समिति काम कर रही है, ब्रज मोहन जी और इनकी पूरी टीम अच्छे लोग हैं, जयपुर भी आते रहते हैं, कई विषयों पर चर्चा भी करते हैं, मांग भी करते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि भाई इस क्षेत्र में मुझे लगता है शिक्षा की कमी है। जैसी व्यवस्था आप सीकर में जाओगे, जैसे आप बीकानेर में जाओगे, झुंझुनू में जाओगे, कोटा में जाओगे, पाली जालौर में जाओगे, उस क्षेत्र में जितने बच्चों में शिक्षा की जैसे जागृति है उतनी यहाँ मुझे कम देखने को मिल रही है। तो यहाँ शिक्षा के मामले में समाज कमज़ोर पड़ रहा है। तो आप समिति वालों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि भाई आप छात्रावास बनाया, इसके लिए धन्यवाद। इसमें अपने बच्चे रहेंगे, पढ़ेंगे और उनको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। लेकिन एक जैसे ये कार्यक्रम है, समाज का कार्यक्रम करते हो, ये जयंती का कार्यक्रम है, जयंती के कार्यक्रम पर समाज के कार्यक्रम करो, जो उसमें सभी तरह के लोग आएंगे, सबका सम्मान भी करो। लेकिन शिक्षा का एक अलग से कार्यक्रम चलाओ। शिक्षा के 8वीं 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आगे जितने भी डिग्रीधारी बच्चे हैं, उन बच्चों को सम्मानित करने का अलग से एक कार्यक्रम चलाओ। उससे क्या होगा, उन बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, उन प्रतिभाओं को सम्मान के सामने आकर के सम्मानित होने का मौका मिलेगा। और अभी जो मदन जी प्रजापति ने बताया कि एक वाचनालय भी खोलो। भाई उस वाचनालय में क्या होगा कि बच्चों को अलग से पढ़ने का अवसर मिलेगा, और उसमें वाचनालय में ऐसे ट्रेन कोई अध्यापक लगाओ जो अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड करे और आगे जाकर के वो बच्चे कहीं किसी विषय पे अटके नहीं। इस तरह से ये दो चीज़ों को आपके इस कार्यक्रम के साथ में जोड़ोगे तो इस कार्यक्रम की उपयोगिता साबित होगी। नहीं तो ये कार्यक्रम है ना, आए सरिया देवी जयंती पर माला साफा पहना और पहन करके भाषण दिए और भाषण दे करके हम दूसरे दिन भाषण तो भूल जाते हैं, याद भी नहीं रहता। हाँ, फोटो लगा लिए, आज हमारे फोटो लग गए, कल फोटो फट जाएंगे और उसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। मुद्दे की बात है कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। भाई हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमें समाज के लिए हम सब का दायित्व है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम समाज के लिए, समाज को आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे, समाज को आगे बढ़ाने में जो जो मुश्किलें आ रही है, अपने बच्चों को जो मुश्किलें आ रही है उसका हम मुकाबला कैसे करेंगे। तो इसमें भी प्लानिंग बनाने की जरूरत है। इसमें भी आप पढ़े लिखे लोग हो तो प्लानिंग बना करके उसको आगे बढ़ाओगे तो निश्चित रूप से ये हमारा भविष्य समाज का सुरक्षित रहेगा। और आने वाले समय में ये जो चुनौतियां है, चुनौतियों का सामना करते हुए समाज आगे बढ़ेगा तो ये पिछड़ापन भी दूर होगा और सारी चीज़ों की है ना कमजोरियां दूर हो जाएगी। तो अपन कहते हैं शासन व्यवस्था में भागीदारी कम है, तो शासन व्यवस्था में जब तक पढ़े लिखे और योग्य लोग नहीं आएंगे तब तक आपकी भागीदारी नहीं बढ़ेगी। और शासन व्यवस्था में भागीदारी, भाई बिना पढ़ा लिखा तो कोई एसडीओ बन सकता ना, या कोई कलेक्टर नहीं बन सकता, या कोई सीए नहीं बन सकता। किसी जगह जाओगे तो पढ़ा लिखा व्यक्ति ही बन पाएगा ना। तो ये सारी जो कमजोरियां है ये एक ही है, उसकी एक ही कुंजी है, वो है शिक्षा और वो है उच्च शिक्षा। ये हम सब लोगों को करने की आवश्यकता है। ये मैं आप लोगों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगा। बाकी अभी आने वाले समय में पंचायत राज के चुनाव भी आ रहे हैं, नगर परिषद के चुनाव भी आ रहे हैं। सारे जो चुनाव आएंगे उसमें भी आप लोग है ना अपनी अपनी जगह जहां आवश्यकता है स्थानीय नेताओं का सहयोग लेते हुए आप लोग है ना वन वे चलेंगे ना, वन वे चलेंगे तो आप पिछड़ जाओगे। जब तक यहाँ के स्थानीय नेताओं को साथ में नहीं रखोगे, उनका सहयोग नहीं लोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और कभी भी राजनीति में रहने वाले लोगों से मैं एक बात कह देता हूँ, कभी भी अकेले है ना, अकेले चलने की कोशिश मत करो। भाई अकेला समाज कुछ नहीं कर पाएगा। समाज है ना, राजनीति में चलने वाले लोगों को ये मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि 36 कुंभ को साथ लेकर चलो और 36 कुंभ की सेवा करो।
समाज के लोगों के काम प्राथमिकता से करो, लेकिन सतीश घूम को साथ लेकर चलो। सतीश घूम को साथ लेकर आप नहीं चलोगे, राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। भाई आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। मेरे सरपंच कार्यकाल से निर्विरोध सरपंच गांव वालों ने बनाया, सतीश घूम ने बनाया। सतीश घूम समाज में भी था, लेकिन सतीश घूम ने निर्विरोध सरपंच बनाया। फिर सुमेरपुर नगर पालिका का चेयरमैन बनाया, पार्षद बनाया, तो वो भी सतीश घूम के लोगों ने बनाया। फिर एमएलए बनाया सुमेरपुर से, वो भी सतीश घूम ने बनाया। और फिर यहाँ मंत्री बना, दूसरी बार एमएलए बना, फिर मंत्री बनाया, तो वो भी सतीश घूम ने और पार्टी ने बनाया। तो एक बात है ना, समाज का योगदान पूरा रहता है। समाज रीढ़ की हड्डी की तरह मेरे साथ खड़ा रहता है, लेकिन बिना सतीश घूम के सहयोग के मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता था, या पार्टी के सहयोग के बिना मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। तो आप लोगों से भी मेरा विशेष रूप से, चाहे वो किसी पार्टी में काम करते हो, लेकिन विशेष रूप से मेरा आग्रह है कि आप सतीश घूम को साथ लेकर चले, उनकी सतीश घूम की सेवा करें। और सतीश घूम की सेवा करते हुए आप लोग आगे बढ़ोगे राजनीति में, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये मेरा विशेष रूप से आपको आग्रह है। अभी बहुत सारे विषय आए। एक तो यहाँ कोई छात्रावास के संबंध में भी है, भूमि आवंटन के संबंध में भी कोई मामला है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि भूमि आवंटन के लिए जो प्रक्रिया है वो मैं आप लोगों को बता दूं। नंबर 1 तो संस्था रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और देवस्थान विभाग में ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होगी तो वो उसमें उसको भूमि आवंटन नहीं होगी। देवस्थान विभाग